कहां तक पहुंचे थे? लास्ट बता दो क्या पढ़ा दिया था मैंने। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, क्लासिफिकेशन, आप तो लास्ट लाइन बता दो बस मैंने क्या पढ़ाई थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स की। आप बताइए कि जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स के हमने दो टाइप पढ़े, एक सिंपल एक दूसरे कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड में हमने कोफैक्टर्स की बात करी थी और हमने कहा था कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं बच्चे वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं। कैसे होते हैं? अब यहां समझने की बात हमारे लिए ये है कि भाई जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आप बताइए कि जैसे इस अर्थ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे, लेकिन उनमें से अभी तक हमने 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया है। और 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म याद करना हमारे लिए थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है। तो उसको इजी करने के लिए हमने क्या किया है कि उनका क्लासिफिकेशन कर लिया है कि जो 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म है उन सभी ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाइड कर लिया 5 किंगडम्स में, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर उसमें पर्टिकुलर प्लांट अगर पढ़ने हैं तो प्लांट के आगे हमने 5 डिवीजन कर लिए, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एनजीओ पढ़ना है तो एनजीओ के अंदर भी हमने दो आगे पोर्शन कर लिए, डाइकोट, मोनोकोट। इसका मतलब आप क्लासिफिकेशन में क्या करते जा रहे हैं, ग्रुपिंग करते जा रहे हैं, ग्रुप कर लेते हैं। तो आपको एक इंडिविजुअल याद नहीं करना। अब जैसे मैं कहूं कि भाई 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म हमने ढूंढ लिए, तो मेरे को 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म याद नहीं करने, मेरे को केवल 5 किंगडम याद करने हैं। मैं कहता हूं लगभग 5 लाख प्लांट ढूंढ लिए हमने। कितने? 5 लाख प्लांट ढूंढ लिए। तो मेरे को 5 लाख प्लांट याद नहीं करने, केवल मुझे 5 डिवीजन याद करने हैं, 5 लाख प्लांट उनके अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे बताइए एक लिविंग बॉडी में हजारों एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर एंजाइम भी डिफरेंट काम करते हैं। अब डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन में एंजाइम अगर डिफरेंट वर्क करते हैं तो डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए सिंपल चीज ये निकल के आती है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर एंजाइम अलग अलग होंगे तो केमिकल रिएक्शंस में अलग अलग काम करेंगे, और बहुत सारे एंजाइम्स हैं। अब इतने सारे एंजाइम्स को इंडिविजुअली याद रख पाना हमारे लिए थोड़ा, तो उसको इजी हमने किया है उसकी ग्रुपिंग करके, उसका क्लासिफिकेशन करके। तो आप बताइए एक लिविंग बॉडी में जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं उनको हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट क्लास का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास, या इसका दूसरा नाम डीहाइड्रोजिनेज क्लास है। क्या है? तो हमें सभी एंजाइम्स को इंडिविजुअल याद करने की जरूरत, हम इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे। सही है बात या नहीं? नंबर 2 पे ऑक्सीडो रिडक्टेज के बाद अगर हम एंजाइम की बात करें तो उस एंजाइम का नाम है ट्रांसफ्रेजेज। तीसरे नंबर पे एंजाइम पढ़ते हैं हाइड्रोलाइजेज। नंबर 4 पे याद करते हैं, नंबर 5 पे याद करते हैं आइसोमरेजेज, एस लास्ट में। और नंबर 6 पे याद करते हैं लाइगेजेज, एस सफिक्स लगेगा। आप बताइए एंजाइम में अगर सफिक्स लगा हो ASE तो आप समझना ये बात है किसकी, और अगर सफिक्स लगा हो SES तो ये बात है ग्रुप ऑफ एंजाइम्स की। ठीक है बात या नहीं? तो आप बताइए कि इसमें सबके सामने हमने SES सफिक्स लगाया हुआ है, तो SES सफिक्स लगाने का मतलब होगा कि ये सब ग्रुप्स हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जिसमें सबसे पहला ग्रुप क्या है, मतलब इस रिएक्शन, इसके जो ग्रुप के एंजाइम हैं वो काम करते हैं, बोलो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। किसमें काम करते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, है ना?
आप समझें कि जैसे एक कंपाउंड है, बोलो AH रिएक्ट करता है B के साथ तो BH बन जाता है। तो हाइड्रोजन किसमें से निकला? A में से। किसके साथ जुड़ा? B के साथ। तो A का क्या हुआ और B का? A का, B का। तो एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। आप बताइए कि यहां ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास में आप एंजाइम्स को रिलेट करते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। मतलब तीनों में से कुछ भी मूव करे, चाहे हाइड्रोजन मूव करे, चाहे प्रोटॉन, और चाहे, आप उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही बोलेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। आप हाइड्रोजन मूव करेंगे तो भी वो फर्स्ट क्लास में आएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो भी वो फर्स्ट क्लास में आएगा, प्रोटॉन मूव करेंगे तो भी वो फर्स्ट क्लास में आएगा। तो एंजाइम्स को फर्स्ट क्लास में लिखने के लिए हाइड्रोजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों में से आप किसी का भी ट्रांसफर करा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो आती है ट्रांसफरेजेज। आप बताइए कि ये रिलेट करते हैं, बिलोंग्स टू ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप को आप ट्रांसफर करें तो वो किस में आएगा? ट्रांसफरेजेज क्लास में। जैसे मैं बोलूं ASO4 प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू A प्लस BSO4, तो जो सल्फेट है वो A से हटके कहां चला गया? तो कौन सी क्लास का एंजाइम हो गया? इसका एक एग्जांपल और ले सकता हूं मैं, AOH B कन्वर्ट्स इनटू A प्लस BOH। जब मैं ये लिखूंगा तो तब भी बच्चा कहता है कि सर आप देखो ना, OH ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें तो H है, इसको तो फर्स्ट क्लास में रखना चाहिए। तो आप बताइए, H के ट्रांसफर के लिए जरूरी है कि अकेला H ही ट्रांसफर हो? H के ट्रांसफर के लिए जरूरी है कि अकेला H ही ट्रांसफर हो, अकेला H ट्रांसफर हो? OH तो एक ग्रुप हो गया ना, और ग्रुप का ट्रांसफर करोगे तो कौन सी क्लास होगी? हाँ, ग्रुप का ट्रांसफर करोगे तो कौन सी क्लास हो गई? ट्रांसफ्रेजेज क्लास। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो हाइड्रोजन के अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो कौन सी ग्रुप में आ जाएगा एंजाइम? नंबर 3 पे आते हैं, कौन से एंजाइम? बोलो। इनका काम है ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय द हेल्प ऑफ वाटर। जब ब्रेक डाउन किया जाए बड़े मॉलिक्यूल्स का, लेकिन किसकी हेल्प से? तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोलो। ऐसे एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या होते हैं? बोलो। लाइजेज में, लाइजेज मीन्स है लाइसिस, ब्रेक डाउन, और हाइड्रो मीन्स है वाटर। तो वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन, हाइड्रोलाइजेज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और ऐसे एंजाइम्स को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है। तो आप बताइए, एंजाइम्स बोलो ऑफ लाइसोसोम्स आर हाइड्रोलाइजेज। पेज नंबर एनसीईआरटी का 134 देखो आप, 134 नंबर पेज, सेल बायोलॉजी अभी आपने पढ़ा नहीं है। इसमें लाइसोसोम एक स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनल। इस लाइसोसोम की थर्ड लाइन में आप देखो हाइड्रोलाइजेज लिखा हुआ है, ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेजेज, प्रोटीएजेज और लाइपेजेज लिखा हुआ है। आप इसमें न्यूक्लिएजेज भी याद कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करने वाले न्यूक्लिएजेज भी याद कर सकते हैं। और उसके लिए लास्ट लाइन है लाइसोसोम्स की, कि भाई इसके एंजाइम न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन कर देते हैं। सही है बात या नहीं? तो ये एंजाइम्स कैसे एंजाइम्स हुए? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। वहीं आपको याद करने हैं लाइजेज। इनका काम है, बोलो, ब्रेक डाउन ऑफ
मैक्रोमोलिक्यूल्स विदाउट हेल्प ऑफ वाटर। मतलब ये भी ब्रेक डाउन करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का, लेकिन वाटर की हेल्प के बिना करते हैं। हाँ या ना? बच्चा कहता है ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो भाई एक क्लास लेट आया है अभी। हाँ, तो फिर भी उबासियां ले रहा है, नींद पूरी करके नहीं आया या बिना नहाए आ गया? बता। तो नींद वाले सोने वाले टाइम पे क्या कर रहा था, नींद पूरी नहीं हुई तो? मोबाइल कम चला लिया कर थोड़ा, है ना? क्योंकि पढ़ाई करने बैठो ना अगर, फिर तो नींद अपने आप ही पूरी हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर में नींद आने लग जाती है तो फिर आप सो जाते हो। नींद पूरी कब नहीं होती? जब आप मोबाइल चला रहे होते हो, क्योंकि फिर सो ही नहीं पाते आप, है ना? मजा ही बहुत आता है, नहीं क्या? लेकिन ये मजा सजा में बदलेगा थोड़े टाइम के बाद। अभी थोड़ी सजा भुगत लो तो फिर जिंदगी भर मजा ही मजा है, नहीं क्या? हाँ, आप चाहते नहीं ऐसा? चाहना भी चाहिए बच्चे, ऐसा ही होना चाहिए। तो लाइसेज, ब्रेक डाउन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स विदाउट द हेल्प ऑफ। बताओ, एक क्वेश्चन यहां हमें दिमाग में आता है कि भाई किसी केमिकल रिएक्शन में अगर मैक्रोमोलिक्यूल का ब्रेक डाउन हुआ है तो हमें कैसे पता चले कि वाटर के बिना हुआ है, वाटर की प्रेजेंस में हुआ है? बोलो, उसको पता लगाने का आसान तरीका एनसीईआरटी ने हमें समझाया भी है। जैसे हम कहें कि कार्बन कार्बन के साथ एनसीईआरटी कह रही है यहाँ कंपाउंड जुड़े हुए हैं एक्स वाई, हमने इसको तोड़ा, सही है, एक्स वाई को अलग कर दिया और कार्बन कार्बन को। आप बताओ कि आफ्टर ब्रेकडाउन बनने वाले प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन बॉन्ड सारे सिंगल हों तो हाइड्रोलाइसिस हुआ है। लेकिन अगर एक या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं, एक या एक से डबल या एक या एक से डबल या, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, तो आप देखिए यहाँ एनसीईआरटी ने एग्जांपल से समझाया है कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ गया, देखो आप, ये सी सिंगल बॉन्ड एक्स वाई और साथ में सी डबल बॉन्ड सी एक्स वाई को अलग करने वाला एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? नंबर 4 पे, 4 के बाद नंबर 5 पे जो हम पढ़ेंगे वो है कौन? बोलो, इनका काम है फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। ये आइसोमर्स बनवाते हैं। आपने केमिस्ट्री में आइसोमर्स पढ़े, ऑप्टिकल, स्मॉल डी स्मॉल एल, पोजिशनल, कैपिटल डी कैपिटल एल, एनोमर्स, एपीमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अलग अलग टाइप ऑफ द आइसोमर्स होते हैं बच्चे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस में। तो आप इसमें बताइए, डेक्सो रोटेटरी, लिवर रोटेटरी हमने पढ़े, एनोमर एपीमर पढ़े, कैपिटल डी कैपिटल एल पढ़ा, है ना, पोजिशनल आइसोमर में, और साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करी। तो किसी भी टाइप के आइसोमर का फॉर्मेशन करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो किस में आते हैं? आइसोमरेजेज क्लास में। किस में आते हैं? और लास्ट है बच्चे लाइगेजेज। लाइगेजेज का मतलब होता है ये क्या करवाते हैं? बोलो, ज्वाइन द मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब ये बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करवाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स का। जैसे बढ़िया एग्जांपल है डीएनए लाइगेज, याद है? डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क जो होता है वहां पर लैगिंग स्टैंड पर ओका जाके सेगमेंट्स बनते हैं, उन ओका जाके सेगमेंट्स को जोड़कर एक लंबा डीएनए बनाने का काम करता है कौन? डीएनए लाइगेज। अपनी कल बात क्या हुई थी भाई? लेट नहीं आने की तो फर्स्ट क्लास में भी नहीं आया, ऐसा क्यों हो रहा है तेरे साथ? मोबाइल ज्यादा चलाने लग गया तू? कल ही तो अपनी बात हुई थी शाम को, तूने कहा था मैं शाम वाली क्लास में नहीं आऊंगा अब, और तू आज ही बिगड़ गया देख, पहले दिन ही। बेटा, अलार्म लगाए थे, नींद अगर नीट वाले दिन नहीं खुली तो? और नीट वाले सेंटर पे तो जो टाइम देते हैं वहां पे एंट्री नहीं हो तो गेट बंद कर लेते हैं, फिर बाद में अंदर घुसाते और नहीं। हाँ, लेट जाओ चाहे आप जोर जोर से रो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनपे। बैठ। यहां तक क्लियर है ना बात आपको? कितनी क्लास है? कितनी क्लास है?
6, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। इन 6 क्लासेस की सीक्वेंस एज इट इज रखनी है आपने। ये नहीं कि ऐसे याद कर करके बोल रहे ऑक्सीडो रिडक्टेज, लाइगेज, आइसोमरेजेज, लाइजेज और क्या रह गया, ट्रांसफरेजेज, एक रह गई हाइड्रोलाइज। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको इसी सीक्वेंस में याद करनी है सारी क्लासेस। मैं 1 नंबर क्लास बोलूं मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, मैं 4 नंबर क्लास बोलूं मतलब लाइजेज, मैं 6 नंबर क्लास बोलूं मतलब, बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो क्लासिफिकेशन है ना, लेकिन एंजाइम का आपको और क्या करना है, और नोमेनक्लेचर में ये सीक्वेंस बड़ी हेल्प करती है। पूछो कैसे? तो एनसीईआरटी पेज नंबर 158 पे हेडिंग है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। बड़ा बेशरम है ये, सही में पढ़ना इसको है नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, पढ़ाई नहीं करनी इसको बिल्कुल, पढ़ाई के अलावा बहुत दुनियादारी के सारे काम करने हैं। अब इसको बुलाना बंद करना पड़ेगा। ये आए जाए कुछ भी करे, मेरे को एक दो बार लगा कि इसको मैं डांट दूंगा तो शायद ये समझ जाए, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। हाँ, तेरे पे कोई असर नहीं है किसी चीज का भी, बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूं मैं। तो अब क्या होता है कि भाई वो अ, दीवार थी उसमें मैं रोज सर मारता था कि भाई ये टूट जाए। अब समझ में आया कि दीवार नहीं टूट रही, हाँ मेरे सिर पे चोट लग रही है, तो इसको अब छेड़ना बंद ही करना पड़ेगा। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? ये उस कैटेगरी का है। चलो, हंस रहे देखो, अभी भी खुश है पूरा, कोई असर नहीं। और घर वाले पता क्या सोच रहे हैं, तो पढ़ रहा होगा हमारा बेटा, और उनको ये भी तक नहीं पता होगा कि इसके चोट भी लगी हुई है, ये कहीं से गिरा है, क्योंकि इसने बताया नहीं होगा अभी तक, शर्त है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन आपको ऐसा हरकतें बिल्कुल नहीं करनी बच्चे। ये चीजें सिलेक्शन के नजदीक नहीं लेके जाती, सिलेक्शन से दूर लेकर जाती हैं। अभी के लिए हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन में बड़ा दुखदाई होगा। फिर ये दिन याद आएंगे, यार मैं पढ़ लेता तो। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि तुम पढ़ लो, सब अच्छा ही होगा। ठीक है? तो एनसीईआरटी पेज नंबर 158 पे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एक टॉपिक है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ के देखो, देखो आपको मेरी बात समझ में आएगी बढ़िया से। एनसीईआरटी लिख रही है कि थाउजेंड्स ऑफ द एंजाइम हैव बीन, तो इनको फिर याद कैसे रखें? क्लासिफिकेशन करके। और उन्होंने कहा कि भाई क्लासेस जो हैं वो 6 हैं, फिर आगे सब क्लासेस 4 से, और लास्ट लाइन में लिखा है कि एंजाइम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंगली 4 डिजिट नंबर। सही है बात या नहीं? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो मेडिकल कॉलेज में जाएंगे? हाथ उठाओ। नहीं, 2024 में। हाँ, ये नहीं कि भाई जाएंगे एक दिन पक्का जाएंगे, वो वाला नहीं चाहिए बच्चा मुझे। 2024 में कॉलेज में जाएंगे, जाएंगे ना आप लोग? तो जो बात अभी बताने वाला हूं इसको डिटेल में पढ़ोगे, है ना? बायोकेमिस्ट्री की क्लास लगती है फर्स्ट ईयर में, तो एंजाइम्स आता है टॉपिक, उसके अंदर ये बात थोड़ी डिटेल्ड बताई जाती है। तो अभी थोड़ा बेसिक जानकारी देके आगे निकल रहा हूं मैं, ठीक है? ताकि जब आप डिटेल्ड करें तो कम से कम ये तो चेक कर पाएंगे कि गुरुजी ने बात तो ठीक ही बोली थी। क्या है कि भाई जैसे मान लो एक ना बहुत बड़ा होल है, उसके हमने 6 कमरे कर लिए, मतलब 6 पार्टीशन कर लिए। बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें क्या रखा? बोलो 4 से लेकर 13 तक अलमारियां रखी इसमें। किसी कमरे में 4, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 13, ऐसे करके। अलमारीज के अंदर, अलमीरा के अंदर रैक्स बने हुए हैं, रैक। क्या बने हुए हैं? और रैक्स पर छोटी छोटी बोटल्स रखी हमने। अब मैंने आपसे कहा कि भाई जाओ 4124 एंजाइम उठा लाओ, मतलब बोतल उठा लाओ। बोलो यूं ले आएंगे, यूं। बोलो 4 नंबर कमरा, 1 नंबर अलमारी, 2 नंबर रैक, उसकी 4 नंबर बोतल। हाँ या ना? ऐसे बताइए, एंजाइम्स के लिए जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लास, क्लास से आगे सब क्लास, सब क्लास की भी एक कैटेगरी है सब सब क्लास, और उसके बाद है रिएक्शन का नाम या टाइप ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब इसका मतलब पहला डिजिट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट और चौथा डिजिट। बताओ, हम जिस क्लास में अभी पढ़ रहे हैं 11th और 12th, यहां पर सभी एंजाइम्स का नाम
एंजाइम की रिएक्शन के बेसिस पर या सबस्ट्रेट के बेसिस पर है। पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज पाइरुवेट से हाइड्रोजन निकालता है। रुबिस्को कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज CO2 को जोड़ता है या O2 को। पेप्केज ओनली CO2 को जोड़ता है, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। मतलब यहां एंजाइम्स के जो नाम दिए गए हैं वो दिए गए हैं उनकी फंक्शंस के बेसिस पर, सबस्ट्रेट के बेसिस पर। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और एंजाइम्स को याद करेंगे तो एंजाइम के नाम के साथ साथ उसका एक यूनिक आपको 4 डिजिट्स का नंबर भी याद करना होगा। तो हर एंजाइम का अपना एक 4 डिजिट नंबर होता है जिससे ये डिसाइड होता है कि वो कौन सी क्लास, कौन सी सब क्लास, कौन से सब क्लास और रिएक्शन का एंजाइम है। ये आपको सब पता चलेगा। कब पता चलेगा? 4 डिजिट से, जिनमें पहला डिजिट किसका होगा और दूसरा डिजिट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से पक्का। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक। अब बढ़ेंगे हम नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, पेज नंबर 156। नीचे एक हेडिंग है, देखो आप, टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में आप ये बात याद रखिए कि जैसे एक एंजाइम है, इस एंजाइम पर ये एक्टिव साइट्स हैं। बोलो, ये एंजाइम अभी अभी बन के आया है राइबोसोम से, क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम। तो आप बताइए कि एंजाइम अभी अभी बन के आया कहां से? तो बोलो न्यूली फॉर्म राइबोसोम, सॉरी न्यूली फॉर्म एंजाइम ऑन राइबोसोम, अभी अभी बना है जस्ट। और इसके एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए रेडी है, बोलो सबस्ट्रेट। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहला काम है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में कि जो एक्टिव साइट्स हैं उन एक्टिव साइट्स पर आकर सबस्ट्रेट जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? तो बनेगा, बोलो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स अभी लूज है। पूछो क्यों है? क्योंकि जो सबस्ट्रेट की शेप है ना वो एक्टिव साइट के अल्टर नहीं है, या एक्टिव साइट की जो शेप है वो सबस्ट्रेट के अल्टर नहीं है। हाँ या ना? यस और नो? तो इसका मतलब ये टाइट फिट नहीं हुआ है, केवल जुड़ा है आकर। लेकिन अब क्या हुआ कि इस सबस्ट्रेट ने इस एंजाइम से कहा कि भाई मुझे तेरी एक्टिव साइट पर क्या होना है? फिट होना है। तो तू प्लीज अपनी शेप को मेरे अल्टर करो, मेरी अल्टर करो शेप के, अपनी शेप को। यस और नो? हाँ या ना? बोलो, अगर ये एंजाइम इसी सबस्ट्रेट का होगा तो सबस्ट्रेट की बात मानेगा, उससे इंड्यूस हो जाएगा। क्योंकि आप याद रखिए कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। एक रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट के लिए काम करने वाला एंजाइम किसी दूसरे रिएक्शन के सबस्ट्रेट के लिए काम नहीं करेगा। यस और नो? तो फिर आप बताइए कि भाई उसने इसकी बात मान ली क्योंकि वो इसी का ही एंजाइम है। तो बताओ कि अब ये बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पूरा टाइट। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? फिर आप बताइए कि आफ्टर इंडक्शन ये जो सबस्ट्रेट है वो ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करेगा, और ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने के बाद बोलो बनाएगा प्रोडक्ट। तो बन जाएगा, बोलो, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा? बोलो, एंजाइम्स आर कैटालिस्ट। ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, खुद बिल्कुल नहीं बदलते। हाँ या ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एंजाइम अब प्रोडक्ट को हटा देगा और एंजाइम खुद फ्री हो जाएगा किसी और सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ने के लिए। बच्चा कहता है अभी तो आपने चेंज किया था। तो मैंने केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल भी चेंज, केवल शेप बदली है। क्या चेंज करी है? शेप चेंज करी है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आपको ये बात याद रखनी है कि एंजाइम नाउ फ्री टू बाइंड अनदर सबस्ट्रेट एट देयर एक्टिव साइट। तो बच्चा कहता है सर आपने ना ये एरो यहां गिरा दिया, यहां गिराना था। बोलो नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक किया मैंने। पूछो क्यों? क्योंकि ये एंजाइम न्यूली फॉर्म था। अब जब पहली बार इस पे सबस्ट्रेट जुड़ता है तो इसको वो इंड्यूस करता है कि भाई तेरी शेप को मेरे अकॉर्डिंग कर। अब एक बार अगर शेप बदल गई तो फिर बार बार शेप क्यों बदलनी है? अब तो पता ही है कि मेरा सबस्ट्रेट ऐसा होता है। अब तो रिएक्शन में लगातार काम करते रहोगे जब तक आप जिंदा रहोगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो टोटल कितने फंक्शन हुए?
पहला सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर जुड़ेगा, दूसरा इंड्यूस करके अल्टर करके फिट हो जाएगा, तीसरा ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करके प्रोडक्ट बनेगा, और चौथा प्रोडक्ट और एंजाइम अलग हो जाएंगे और एंजाइम फ्री हो जाएगा किसी और सबस्ट्रेट को अपने साथ। मैंने ये चारों पढ़ाए आपको डायग्राम से और एनसीईआरटी ने पढ़ाए पॉइंट्स बनाकर थ्योरी में। पेज नंबर 157 पर 1 2 3 4 ऐसे 4 पॉइंट्स हैं। अगर आप उन चारों पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डिटो। एक बार पढ़ के देखो चारों पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। सही है बात, हाँ या ना? बिल्कुल। अब आप देखो पेज नंबर 156 पे नीचे देखो क्या लिखा है, बोलो E प्लस एस कन्वर्ट्स इनटू ई एस कन्वर्ट्स इनटू ईपी एंड फाइनली E प्लस पी। इधर से कोई सर सर कर रहा था, अच्छा यस सर बोला था। तो E प्लस एस, बोलो E मतलब एंजाइम, एस मतलब ई, एस मतलब एंजाइम सबस्टेट, ई पी मतलब एंजाइम, और ई प्लस पी मीन्स एंजाइम प्रोडक्ट अलग अलग हो गए। लेकिन आप देखो पहला एरो डबल बनाया एनसीईआरटी ने, पूछो क्यों? मतलब फर्स्ट स्टेप जो है वो कैसा है, पूछो क्यों? मैंने क्लियर किया, मैंने कहा कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम पर जुड़ता है तो पहले लूज जुड़ता है, फिर वो उसको इंड्यूस करता है कि भाई अपनी शेप को मेरे अकॉर्डिंग बदल। ये तभी बदलेगा जब ये सबस्ट्रेट उसी एंजाइम का होगा। अगर ये सबस्ट्रेट उसका, एंजाइम में कहता है भाई नहीं बदलूंगा मैं। आप फर्स्ट स्टेप में रिवर्स हो सकते हैं, बाकियों में नहीं। एक बार अगर टाइटली फिट हो गए फिर तो प्रोडक्ट बन के निकलोगे ना आप, हाँ या ना? लेकिन आप फर्स्ट स्टेप में क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? इसी वजह से एनसीईआरटी ने पहले स्टेप को रिवर्सिबल दिखाया है। क्लियर है बात, हाँ या ना? अच्छे से, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन क्लियर है, बढ़ू आगे? चलो फिर देखो, बोलो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर एनाटॉमी शुरू करेंगे अपने, है ना? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सही है? करें शुरू। इसमें सबसे पहले नंबर पे याद करना है, बोलो टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि टेम्परेचर जब एंजाइम को अफेक्ट करता है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिवेट होता है, लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव और हाई टेम्परेचर पर डीनेचुरेट हो जाता है। इसका मतलब कोई भी एंजाइम अगर मैक्सिमम वर्क करेगा तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर करेगा। तो अगर इसे हम एक ग्राफ से समझें और एक्स एक्सिस पर हम पढ़ें किसको, टेम्परेचर को, और वाई एक्सिस पर पढ़े हम किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। सही है बात या नहीं? ऐसे ग्राफ आने का मतलब हो गया कि भाई ये जो टेम्परेचर की रेंज आपको दिख रही है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है और इस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिव है, ये वी मैक्स है। सही है बात या नहीं? अब आप बताइए कि लो टेम्परेचर पर, बोलो ऐसे, एंजाइम इनएक्टिव होता है और हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचुरेट हो जाता है। सही है बात या नहीं? और दोनों ही कंडीशंस में रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगी। दूसरा, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है टेम्परेचर के साथ, अरे छोड़ना इसको, क्या कर रहा है? बैक में डाल हाईलाइटर को। तो ऐसे कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई? सब पढ़ना है तूने, कोई ऐसी चीज थोड़ी जो छुड़वाता हूं मैं कभी। हाँ छुड़वाता हूँ, ऐसे छुड़वा देता हूँ कि आगे बताएंगे, लेकिन बता के जाता हूँ। चले आगे, तो आप बताइए कि ग्राफ आएगा इसका बेल शेप्ड। सही है बात या नहीं? अब इसको ऐसे समझना है कि भाई जो एंजाइम्स होते हैं वो टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं,
तो आप बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम, एक एग्जांपल ले लेते हैं आप, कि अपने पास कोई एंजाइम है, वो कह रहा है कि मेरे लिए ना ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस है। कितना बोलो, लेकिन अभी टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये टेम्परेचर एंजाइम के लिए लो है या हाई है? लो है। तो बताओ ये एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी का केवल 10% परफॉर्म कर पा रहा है। कितना? फिर हमने क्या किया, इस 10 डिग्री सेल्सियस से प्लस कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस और, तो बता दिया इसको 20 डिग्री सेल्सियस। तो बोलो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो कितने परसेंट हो गई? कितने परसेंट हो गई? कितने परसेंट हो गई? 20% हो गई। सही है बात या नहीं? यस और नो? फिर हमने क्या किया कि इस 20 डिग्री सेल्सियस में फिर से ऐड कर दिया प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो गई बोलो 40%। कैसी हो गई? और 40% से जैसे ही हमने फिर से इसमें क्या किया, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐड किया, तो ये टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो गई 80%। और फाइनली बोलो 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास आकर ये 100% एक्टिव हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। तो पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बट अप टू ऑप्टिमम। ये याद रखना है, ये नहीं कि बार 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 आप बढ़ाते जाओगे तो 42 से आपने 52 कर दिया तो 180% हो जाए और 160% हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ऑप्टिमम के बाद तो एंजाइम डीनेचुरेट होने लगेगा। इसका मतलब पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है, लेकिन अप टू ऑप्टिमम। और अगर ये आप प्रोसेस उल्टा चला दो तो रेट क्या होती जाएगी? हाफ होती जाएगी। इसे कहते हैं टेम्परेचर क्योसेंट। बोलो क्यू 10, इसकी वैल्यू आती है 2। क्यू टेन मतलब टेम्परेचर क्योसेंट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, दोनों एक साथ नहीं करने, या तो बढ़ाओ या फिर भी। मैंने कहा कि टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, मैंने 10 बढ़ाया 10 कम किया, बताओ कितना रहा? तो फिर दोनों एक साथ नहीं करने, या तो बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 154 खोलो। 154 खुला क्या? लास्ट लाइन क्या कह रही है? ए जनरल रूल ऑफ थंब। थंब कौन है? साइंटिस्ट नहीं, ये ऐसे जनरल रूल ऑफ थंब मतलब जो सब पे एप्लीकेबल है। आप सब एंजाइम हो, मैं आपसे पूछूं ना कि भाई आप टेम्परेचर अफेक्टेड हो, तो बोलो यस। ये जनरल रूल ऑफ थंब मतलब जो सब पे एप्लीकेबल है, सभी एंजाइम्स पर एप्लीकेबल है। तो लाइन पढ़ो। जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट द रेट डबल और द डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर द एवरी सेल्सियस टेम्परेचर चेंज इन इधर डायरेक्शन। इधर या तो बढ़ाओ या बोथ नहीं करना। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बोथ करते तो गड़बड़ हो गई काम। नहीं समझ रहे मेरी बात? हाँ या ना? तो बोथ नहीं करना। क्लियर? बढ़े आगे? यहां तो कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ ना तो बोलो। टेम्परेचर के लिए समझ आई ना बात? अब बात करें नंबर 2 पे, तो बोलो पीएच। बोलो एंजाइम पीएच इफेक्टिव भी होते हैं। तो आप बताइए कि भाई ऐसे एक्स एक्सिस पर तो पढ़े हम क्या, वाई एक्सिस पर क्या पढ़े, तो ग्राफ ऐसा बनता है। ओहो, ऐसा थोड़ी बनता है, ग्राफ ऐसा बनता है ना? तो ये क्या बन रहा है? ये जो ग्राफ है इसमें आप समझो कि भाई ये पीएच कौन सी है, इस पर वी मैक्सिमम है, लेकिन इधर पीएच और इधर पीएच। हाँ या ना? और एंजाइम एक ऑप्टिमम पीएच पे ही काम करता है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दोनों ग्राफ एनसीईआरटी के लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन मैं एक बात समझाऊं आपको। जैसे मैं कहूं कि कोई एंजाइम है, वो कहता है कि मैं 20 डिग्री सेल्सियस में बढ़िया काम करता हूं। किस पे? 20 डिग्री सेल्सियस में बढ़िया काम करता हूं। तो आप बताइए कि अगर इस टेम्परेचर को मैं 20.1 करूंगा तो एंजाइम पर ज्यादा फर्क,
लेकिन अगर मैं इसको 22 तक ले जाऊंगा या 21 तक ले जाऊंगा तो फर्क, मतलब डिग्री सेल्सियस में बदलता हूं तो फर्क, पॉइंट्स में बदल रहा हूं तो जल्दी से फर्क। मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको। लेकिन पीएच, मान लो कोई एंजाइम कहता है मैं 5 पे बहुत बढ़िया काम करता हूं, तो बताओ फिर वो 5.1 पे बढ़िया काम और वो 4.9 पे भी बढ़िया काम। इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो पॉइंट्स में इफेक्ट, लेकिन पीएच पॉइंट्स में इफेक्ट, यस और नो। तो आप बताइए कि नैरो रेंज मतलब एक छोटी रेंज, पीएच एंड टेम्परेचर अफेक्ट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, नैरो रेंज ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर अफेक्ट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए वेरी नैरो तो पीएच, क्योंकि पीएच पॉइंट्स में इफेक्ट करती है। तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच और वेरी नैरो रेंज ऑफ पीएच। तो ग्राफ में अगर आप ध्यान देंगे ना, मैंने जो डायग्राम बनाया, तो जो टेम्परेचर का ग्राफ है वो थोड़ा सा वाइड रखा है मैंने, और पीएच का थोड़ा सा क्या रखा, एनसीईआरटी ने कॉपी पेस्ट कर दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना? हालांकि रियल में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेरी नैरो रेंज आप फिर कैसे पीएच की समझाओगे? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यहां तो कोई प्रॉब्लम? बढ़ू आगे और सुनो, सुना ही रहा हूं भाई। नंबर 3 पे बात करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। किसकी? बोलो, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑल्सो अफेक्ट द एंजाइमेटिक, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑल्सो अफेक्ट द एंजाइमेटिक, बट हाउ? आप बताइए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एंजाइम है, ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट 1 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी एक्टिव साइट है? तो आप बताओ इस एंजाइम का वी मैक्सिमम 10 है, इसमें मैक्सिमम 10 जुड़ सकते हैं सबस्ट्रेट। अभी बोलो सबस्ट्रेट है कितने? तो क्या ये एंजाइम अपना मैक्सिमम वर्क कर रहे हैं? क्या ये एंजाइम मैक्सिमम परफॉर्मेंस पर है? नहीं है। मैक्सिमम वर्क नहीं कर रहा, मैक्सिमम परफॉर्मेंस पर नहीं है। सही है बात या नहीं? तो कितने सबस्ट्रेट हैं यहां पर? अब बताओ कि जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट के नंबर इंक्रीज करूं, भाई 4 से मैं कर दूं 5 6, तो बोलो रेट बढ़ती जाएगी, हाँ या ना? 7 8 9 10 इंक्रीज हो रही है। अब 10 के बाद चाहे आप सबस्ट्रेट 10,000 कर दो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? फर्क पड़ने वाला नहीं है, यस और नो। अब जो है रेट वो कांस्टेंट हो गई है। तो बताइए, रेट बढ़ती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इनिशियली, जब तक कि एंजाइम की सारी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से बिजी। ऐसा एंजाइम जिसके सारी की सारी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से क्या हो गई हैं, उसे सैचुरेटेड एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन तब तक बढ़ेगा जब तक कि सैचुरेशन ना आ जाए। रेट ऑफ रिएक्शन तब तक बढ़ेगा जब तक कि सैचुरेशन ना आ जाए। सही है। इसे अगर हम एक ग्राफ से पढ़ें, एक्स एक्सिस पे बोलो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पर बोलो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वाई एक्सिस पे, है ना? तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी, लेकिन एक लिमिट तक ही हुआ ये काम। सही है। अब बताइए उसके बाद रेट क्या हो जाएगी? तो जैसे मैं यहां से 0 से शुरू करूं, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
सही है। और इधर रेट ऑफ रिएक्शन को बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 वी मैक्सिमम है जो कि 15 सबस्टेट पे आ रहा है, हाँ या ना। अब बताओ इसका हाफ कितना हुआ, 5.5 हाफ हुआ। तो इसे बोलेंगे आप वी मैक्स बाय, और इसे बोलेंगे आप वी मैक्स वेलोसिटी मैक्सिमम, और यहां बाई वी बाई कितने पे आया, 4 4.5 पे आ गया। सही है बात या नहीं। इसे बोलेंगे के एम। आप बताओ 15 का आधा कितना आना चाहिए था, 7.5 पे आ गया 4.5 पे। वी मैक्सिमम का हाफ आया कितने पे, इसका मतलब स्टार्टिंग में एंजाइम फास्ट काम कर रहा है, कम सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा काम कर रहा है, हाँ या ना, यस और नो। तो बताओ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एनी एंजाइम अचीव रिटेन द हाफ ऑफ वी मैक्सिमम। जिस कंसंट्रेशन पर कोई एंजाइम अपने वी मैक्सिमम का उसे के एम कांस्टेंट कहा जाता है। और के एम कांस्टेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कहते हैं। के एम कांस्टेंट के एम कांस्टेंट के एम कांस्टेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो। और इस पर एंजाइम अपने वी मैक्सिमम का आधा अचीव कर लेता है। सही है बात या नहीं, यस और नो। बोलो के एम कांस्टेंट शुड बिलो फॉर एंजाइम। के एम कांस्टेंट एंजाइम के लिए कम होना चाहिए, इससे एंजाइम की क्वालिटी हमें ज्यादा अच्छी पता चलती है। आप बताएंगे कि भाई जितना ये देखो दो हाफ है हमारे पास, एक बोलो ये फर्स्ट हाफ है रिएक्शन का, और ये सेकंड हाफ है, आधा आधा कर दिया हमने, हाँ या ना। लेकिन बोलो फर्स्ट हाफ जल्दी आ गया, कम सबस्ट्रेट के साथ आ गया, तो इसका मतलब एंजाइम फास्ट काम कर रहा था। सेकंड हाफ बोलो लेट अचीव हुआ, ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ अचीव हुआ, इसका मतलब सबस्ट्रेट का लोड जैसे जैसे एंजाइम पर एक्टिविटी स्लो होती जाएगी, हाँ या ना। तो के एम कॉन्स्टेंट शुड बी फॉर एंजाइम। देखो मैं एक बात एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूं बाइक का। आप मान लीजिए 90-80 में बाइक आती थी, स्पीड बाइक, भगाने वाली, दौड़ने वाली। 2023 में भी आती है बाइक रेस, तब भी थी बाइक रेस, आज भी है, हाँ या ना। तब की बाइक की मैक्सिमम स्पीड आप बताओ 200 किलोमीटर पर आवर। हाँ स्पीड बाइक है भाई, भागती थी इतना, यस और नो। और आज भी है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली बाइक। सही है बात या नहीं। तो बताओ दोनों में से अच्छी बाइक कौन सी। नहीं तो आज वाली को कैसे डिसाइड करते हो कि अच्छी है। आप ये बताइए कि भाई आप दोनों का हाफ डिसाइड करो, 100 किलोमीटर पर आवर और इधर भी 100 किलोमीटर। बताओ जो पुरानी बाइक्स थी ना, उनमें क्या था कि जो इंजन था वो धीरे धीरे क्या करता था, स्पीड पकड़ता था। जैसे आपने बाइक चलाई होगी तो आप किक मारो और गेयर लगा के क्लच छोड़ के आपने चलना शुरू किया। अब चाहे आप पूरा एक्सेलरेट कर लो उसको, फुल घुमा लो उसको, तो वो तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ गया, 10 15 20 25 30 35 40 यूं करते 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 आपको बोलो 5 से 7 मिनट 5 से 10 मिनट लग गए कहां तक जाने में। मान लेते हैं आपको 5 मिनट लग गए कहां तक पहुंचने में, 100 तक। एकदम से कुत्ता आ गया, ब्रेक लग गई, हम कहते हैं अरे मोशन खराब कर दिया, फिर से शुरू करना पड़ेगा। नहीं समझ रहे आप मेरी बात। और ऐसे यहां 100 से 200 में जाने में आज आप मान लो 10 मिनट लगे थे आपको। बोलो 100 से 200 में जाने में आज भी टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने इस पे काम कर लिया। 100 से 200 में जाने में आज भी, सेकंड हाफ पे तो आज भी क्या लग रहा है, लेकिन फर्स्ट हाफ हमने बहुत इतना फास्ट कर लिया कि ये स्पीड 5 सेकंड में आ जाती है। तो आपने फर्स्ट हाफ क्या कर लिया,
तो इससे क्या हो गया कि आपने डिसाइड कर लिया कि यार इसका पिकअप बहुत अच्छा है, सेकंड्स में 100 की स्पीड पकड़ लेती है। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो बताओ दोनों की मैक्सिमम स्पीड कितनी, लेकिन कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी? क्यों? क्योंकि उसका फर्स्ट हाफ कम टाइम में आ जाता है। तो बताओ ऐसे ही किसी एंजाइम का फर्स्ट हाफ कम सबस्टेट से आ जाता है तो वो एंजाइम अच्छा कंसीडर होता है, फास्ट कंसीडर होता है, हाँ या ना? आप बताओ, हमारे पास एंजाइम्स हैं दो, बोलो, एक है एंजाइम ए और एक है एंजाइम, दोनों ही एंजाइम कह रहे हैं कि भाई अगर हमारा आपको वी मैक्सिमम अचीव करना है तो हमें 30 सबस्टेट की जरूरत है। कितने? 30 सबस्टेट्स की जरूरत है, हाँ या ना? अब बताओ दोनों ही एंजाइम जो हैं अपना वी मैक्स बाय हाफ अचीव करते हैं। ए वाला कहता है कि वी मैक्स बाय हाफ अचीव करने में कितने सबस्टेट, और बी वाला कहता है वी मैक्स बाय 2 अचीव करने में कितने सबस्टेट? 15 सबस्टेट। तो बताओ अच्छा कौन? बताओ अच्छा कौन? हाँ, जो कम सबस्टेट के साथ क्या कर रहा हो, हाँ, वी मैक्सिमम जल्दी ले आएगा, उसको हम अच्छा कंसिडर करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? या सब ऊपर से ही जा रहा है आपके? आ रहा है? केएम कांस्टेंट एंजाइम का जितना, भाई साहब खड़े हो जाओ आप, हाँ, वहां पे खड़े हो जाओ गेट के पास जाके, एनसीईआरटी ले जाओ साथ में। नहा के नहीं आया ना तू आज? खड़ा हो बच्चा के पास, जो हमारे शहनशाह बैठे हैं ना वहां उनके साथ। उधर गेट के पास खड़ा हो जा, गेट के पास, बच्चों के सामने नहीं, स्क्रीन, टीवी स्क्रीन में देख के पढ़ना है तूने बढ़िया से, अब है ना? सोएगा थोड़ी अब, पक्का? ऐसे ये बोलने वाला था मैं, सो तो रहा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब गुरु जी पढ़ाते ही बहुत है नहीं। टेम्परेचर बढ़वा दूं मतलब गर्म करना है या ठंडा? गर्म करना है, कमरा ठंडा ज्यादा हो रहा है? अच्छा अच्छा। अब देखो, जो तो नहा के आए हैं उनके लिए तो कमरा ठंडा है, और जो नहीं नहा के आए उनके लिए कमरा गर्म है ना? इसलिए आधे कह रहे हैं कि यस सर, आधे कह रहे हैं नो सर। अब कईयों को ठंड लगने लग गई अपने आप ही कह रहे हैं कि हो ठंड लग रही है, हालांकि नहा के नहीं है लेकिन शो कर रहे हैं कि देखो ओहो ठंड लग रही है। नहीं, चलो ठीक है, पढ़ाई पे आए हैं दोबारा। चलो बच्चों पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर पढ़ लो फिर कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं बचा, टॉपिक भी खत्म करना है, बातों से होगा नहीं, और सारी बातें भी बोल रही है, और प्योर एनसीईआरटी की लाइनें हैं सारी की सारी। अरे तू कल नहीं आया था, इतना खुश हो रहा है तू? खड़ा हो, कहाँ था कल? ऐसे मत कर यार, नीट वाले दिन बाहर जाएगा तो कैसे काम चलेगा फिर? जाएगा ना बाहर? नहीं जाएगा? तैयारी में तो जा रहा है। बैठ बैठ, आगे शुरू करते हैं। केएम कांस्टेंट शुड बी लो, किसका? क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम के साथ ज्यादा काम कर पा रहे हो आप। यहां एक बात का ध्यान रखना कि अगर हमें केएम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करना हो, बोलो ऐसे, तो हम सबस्ट्रेट की अमाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कि सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर वी मैक्सिमम का हाफ अचीव होता है। तो इसका मतलब अगर हम सबस्ट्रेट की रिस्पेक्ट में देखें तो केएम कांस्टेंट क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन अगर केएम कांस्टेंट को एंजाइम की रिस्पेक्ट में देखें तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर है। कैसा है? क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ, हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम नंबर 4 पे, एक फैक्टर की जिसका नाम है इनहिबिटर। बोलो, इनहिबिटर ऐसे केमिकल है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? यस और नो? ऐसे केमिकल्स जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं, रोक देते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
इनहिबिटर्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इनहिबिटर्स हमें दो टाइप के याद करने हैं। बोलो, एक तो हम याद करेंगे कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर रिवर्सिबल। और दूसरे याद करने हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। कौन से? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर इररिवर्सिबल। बोलो, एज वेल एज रिवर्सिबल। मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव जो होते हैं वो दोनों टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल भी और जो कॉम्पिटिटिव होते हैं वो केवल कॉम्पिटिटिव, केवल नॉन कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल भी और। क्लियर है बात? पहले हम कॉम्पिटिटिव की डिटेल करते हैं। आप बताइए कि जैसे अपने पास ये कोई एंजाइम है ये इस एंजाइम पर एक्टिव साइट है, दिख रही है ना? ये इस एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए रेडी है कोई सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे फिट होता है क्योंकि सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट अल्टर करते हैं एक दूसरे को। हाँ या ना? यस और नो? तो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर जुड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप बताइए कि इस सबस्ट्रेट से मिलता जुलता एक केमिकल है, बोलो इनहिबिटर। मिलता जुलता है, प्योर डिटो वही नहीं है। सेम अगर वही होता फिर दोनों में फर्क क्या था? हाँ या ना? यस और नो? तो इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को रिजेंबल करता है लेकिन 100% नहीं करता। हाँ या ना? तो एक्टिव साइट पर जुड़ेगा कौन? सबस्ट्रेट। लेकिन जुड़ सकता है कौन? इनहिबिटर भी। इनहिबिटर कहता है मैं फिट नहीं हूं, लटक तो जाऊंगा ही, है ना, और मैं सबस्ट्रेट को जुड़ने से रोक तो लूंगा। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो बताओ, दोनों एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए कंपटीशन करते हैं। म्यूजिकल चेयर वाला गेम है, एक चेयर है, दो लोग घूम रहे हैं, गाना बंद होगा, जो बैठ गया सो जीत गया। वही बात है। बोलो, एक एक्टिव साइट है, दो केमिकल है, दोनों कंपटीशन करते हैं, जो कंपटीशन जीतेगा वो। लेकिन बायोलॉजी में कंपटीशन जीतने के लिए रूल है, पूछो क्या? नंबर गेम है। जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी, बोलो ऐसे, वो कंपटीशन जीतेगा। जिसके अमाउंट, वो, समझ रहे हैं? कौन जीतेगा? अभी आप बताओ कि आपके पास सबस्ट्रेट है 5 और इनहिबिटर है 10, बताओ कौन जुड़ेगा? है? इनहिबिशन हो गया, हाँ या ना? लेकिन इसे हटाया जा सकता, इसे रिवर्स किया जा सकता सबस्ट्रेट को बढ़ाकर। सबस्ट्रेट मैंने 15 कर दिया, अब कौन जुड़ेगा? इनहिबिटर हटेगा। हाँ या ना? इसलिए कॉम्पिटिटिव को रिवर्सिबल कहा है कि इसे रिवर्स किया जा सकता। दूसरी बात, यहां जो इनहिबिटर है इसे सबस्ट्रेट एनालॉग भी बोलते हैं। कब कल को एग्जाम में क्वेश्चन सबस्ट्रेट एनालॉग पर आ जाए तो तुम तो सोचते रह जाओगे कि सबस्ट्रेट एनालॉग क्या है। एनालॉग का मतलब होता है ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। ये दोनों केमिकल अलग अलग हैं, दोनों केमिकल, तो दोनों ही केमिकल्स का ओरिजिन अलग है। दोनों ही केमिकल्स का ओरिजिन, दोनों ही केमिकल्स का ओरिजिन, लेकिन फंक्शन एक्टिव साइट पर जुड़ना। इसलिए सबस्ट्रेट एनालॉगस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लिख के दे, सबस्ट्रेट एनालॉगस लिख के दे, दोनों का मतलब सही है बात या नहीं? एग्जांपल बताता हूं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के, करें शुरू। एग्जाम्पल में याद करो, बोलो, एक केमिकल पढ़ा है हमने सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम वाला। केमिकल का नाम है सक्सिनिक एसिड, क्रैब साइकिल में पढ़ा था हमने। बोलो, सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू फ्यूमेरिक एसिड, कन्वर्ट्स इनटू, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज। इस रिएक्शन में सक्सिनिक एसिड क्या है और फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। बोलो, सक्सिनिक एसिड से मिलता जुलता एक केमिकल है मेलोनिक एसिड, जो कि इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अगर मेलोनिक एसिड की अमाउंट क्या हो जाए तो ज्यादा अमाउंट होने पर यह सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज पर जुड़ेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि मेलोनिक एसिड इज सबस्ट्रेट एनालॉगस। बोलो ऐसे, मेलोनिक एसिड इज सबस्ट्रेट,
ऑफ सक्सनिक एसिड, या बोलो सक्सनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, हाँ या ना? एक तो ये एग्जांपल याद करना है, दूसरा याद करना है, बोलो पाबा, PABA, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड इन बैक्टीरिया बनाता है फॉलिक एसिड एंजाइम्स की प्रेजेंस में, क्या बनाता है? और बताइए, फॉलिक एसिड इन बैक्टीरिया रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब अगर बैक्टीरिया को अपने नंबर क्या करने हैं, क्या करने हैं, तो उसे रिप्रोड्यूस करना होगा, और रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको किसकी जरूरत है? तो बोलो फॉलिक एसिड बैक्टीरिया में डिवीजन प्रमोट करता है, और फॉलिक एसिड बनता है सल्फ इससे, PABA से। अब बताओ, PABA से पी अमाइनो बेंजोइक एसिड से मिलता जुलता एक केमिकल है, नाम है बोलो सल्फा ड्रग, जो कि इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अगर इसकी अमाउंट ज्यादा हो और ये जाकर जुड़े कहां पर, तो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, तो फॉलिक एसिड की ज्यादा अमाउंट नहीं, और बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाएगी। अगर कहीं पर आपको बैक्टीरियल ग्रोथ रोकनी है, तो आप सल्फा ड्रग का यूज, और ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद होने ही चाहिए। आप देखो पेज नंबर 158, इनहिबिशन में लास्ट पैराग्राफ है, क्लासिफिकेशन से ठीक पहले, मत सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को बोल्ड करके, उसके बाद उसने लिखा कि ड्यू टू क्लोज रिजेंबल द शेप या स्ट्रक्चर टू द सबस्ट्रेट, ऐसे करके सारी कहानी। और लास्ट की दो लाइनें पढ़ के देखो, एग्जाम्पल के तौर पे क्या समझाया है, डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट, आगे सही है बात या नहीं? और लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि सच टाइप ऑफ इनहिबिशन, सच टाइप ऑफ इनहिबिशन आर, सही है बात या नहीं? यस और नो? कोई प्रॉब्लम? समझ आया क्या बता रहा हूं? पता चला है? सब ऊपर से गया है, बोलो पता ही नहीं चला सर ने क्या पढ़ा दिया, पता चला है? चलो फिर तो ठीक है। जो ज्यादा जुड़ेगा उसका नंबर ज्यादा होगा। हाँ, तो बात तो वही बोल रहा हूँ ना मैं बच्चों के लिए आसान कर रहा हूँ लैंग्वेज। आएगी तो बात रेशो में ही ना। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बाइंड नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि अगर इनहिबिटर ज्यादा है और वो जुड़ गए हैं, सही है बात या नहीं? इसका मतलब इनहिबिटर सबस्ट्रेट का रेशो क्या हो गया भाई? सबस्ट्रेट इनहिबिटर की बात करूं मैं, तो सबस्ट्रेट इनहिबिटर रेशो अगर ज्यादा है तो सबस्ट्रेट जुड़ेगा, और अगर सबस्ट्रेट इनहिबिटर रेशो क्या है, तो फिर इनहिबिटर जुड़ेगा। बात तो रेशो की है ना, इक्वल हो जाए तो सबस्ट्रेट। याद कर मैंने CO2 O2 के लिए बताया था कि एंजाइम मोर एफिनिटी शो फॉर द सबस्ट्रेट, लेकिन मजबूरी हो जाती है कि इनहिबिटर को जोड़ना पड़ता है उनको। जैसे ना ये एक्टिव साइट्स हैं बच्चे, जो ये बोलना चाह रहे हैं वो बात मैं समझा रहा हूं आपको। एक एंजाइम पर एक एक्टिव साइट नहीं होती, सबसे पहले तो ये समझ, मल्टीपल एक्टिव साइट्स होती हैं। अब मानते हैं कि 3 एक्टिव साइट्स पर आकर कोई इनहिबिटर जुड़ गया, साथ में तो सबस्ट्रेट ही जुड़ रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हुई है, बंद नहीं हुई। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब तेरा जो डाउट है वो सिर्फ एक एक्टिव साइट के साथ है, कि भाई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कम बनेंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। मैं कह रहा हूं जितने ज्यादा इनहिबिटर होंगे उतना ज्यादा क्या जुड़ेगा, और सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा, ये तो बात है ही नहीं ना। नहीं समझ रहा बात? तो तूने भी कान जैसे पकड़ा, तूने एक सबस्ट्रेट के साथ पकड़ा है, मैंने मल्टीपल के साथ। अब मैं इतने डिटेल में कंफ्यूज आपको करना ही नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि अगर इनहिबिटर ज्यादा है तो कौन जुड़ रहा है,
और अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है तो कौन जुड़ रहा है, और इनहिबिट एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, बंद नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एंजाइम काम नहीं करेगा रिएक्शन तो भी चलेगी। हाँ बेटा, हाँ वो तो तू बाहर चले गई थी उस टाइम पे, मैंने पढ़ा दिया बच्चों को। मैंने यही बात सबसे पहले समझाई कि इसको रिवर्सिबल इसलिए कहते हैं कि जब इनहिबिटर आकर जुड़ता है ना इस पे, तो सबस्ट्रेट जुड़, लेकिन जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इनहिबिटर हटता है और कौन जुड़ता है। इसलिए इसको हमने रिवर्सिबल कहा था कि इसके इनहिबिशन को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय द इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यस और नो। तो यहां देखो, अगर आप सल्फर ड्रग की अमाउंट बढ़ा दोगे तो बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड अप्रोप्रिएट अमाउंट में, तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सही है बात, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। प्रभु चरण कहाँ है आपके। कल ही हमने बात करी है कि बिना एंजाइम के भी केमिकल रिएक्शन, और ये कह रहा है कि अगर एक्टिव साइट पर इनहिबिटर जुड़ गया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बनेगा ना, रेट कम हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन तो बिना एंजाइम के भी चल जाती है। चलो, हाँ जी, रुबिस्को कॉम्पिटिटिव वाले में आएगा, ऐसे नाइट्रोजनेज भी कॉम्पिटिटिव वाले में आएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, बड़े भी आगे। चलो चलो, अब क्या बातें तो आ गई हैं समझ, अब ये लग रहा है कि आ क्यों गई। हाँ, और ये भी लग रहा है कि ये सब एनसीईआरटी में है। बोलो हाँ, बिल्कुल लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, और दोनों एग्जाम्पल याद करने हैं, सेम एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर भी, नहीं क्या। हाँ, चलो एक अच्छी बात और बताता हूँ, फिर आगे नॉन कॉम्पिटिटिव की तरफ बढ़ेंगे, है ना। मैंने सोचा था मैं आज एनाटॉमी शुरू कर लूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई, हाँ भाई, मतलब इतना है मैटर इतना बोलने के लिए एनसीईआरटी में, कि अब मैं कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ बस, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है कि भाई आज की क्लास में एंजाइम पूरा हो जाए बहुत है। नीचे वाली क्लास में तो एनाटॉमी शुरू कराया है मैं, पढ़ा दिया उनको 20 एक मिनट मैंने। आप बताओ कि भी जैसे ना अपने एक एंजाइम पढ़ रहे हैं, ये एंजाइम की रिएक्शन के लिए वी मैक्सिमम है, और इसको बोलते हैं, बोलो वी मैक्स बाय हाफ। सही है, जिसपे ये आया उसको बोला हमने के एम, और एक्स एक्सेस पे हम दिखा रहे हैं सबस्ट्रेट। ये रिएक्शन बोलो विदाउट इनहिबिटर है, क्या है, विदाउट इनहिबिटर है। सही है बात या नहीं। अब आप बताओ कि इस रिएक्शन में इनहिबिटर आ गया कॉम्पिटिटिव, कौन आ गया, तो आप बताओ वी मैक्सिमम फिर से अचीव किया जा सकता है। आप सोचो, एक एंजाइम में 10 एक्टिव साइट थी, 3 पर इनहिबिटर जुड़ गया, 7 ही रह गई, क्या फिर से 10 को काम करवाया जा सकता है। बोलो हाँ, कैसे। हाँ बोलो, इनहिबिटर एक्टिव साइट पर जाकर जुड़ता है, एक्टिव साइट को डैमेज नहीं करता। म्यूजिकल चेयर वाले गेम में दो लोग ऐसे घूम रहे थे, जैसे गेम रुका तो एक बंदा चेयर पर बैठ गया, तोड़ थोड़ी दी उसने चेयर, दोबारा काम नहीं आ सकती क्या। मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि एक्टिव साइट पर इनहिबिटर जुड़ा है, उसने एक्टिव साइट को डैमेज, तो इसका मतलब एंजाइम का वी मैक्सिमम फिर से अचीव किया जा सकता है। तो आप बताइए कि अगर इनहिबिटर प्रेजेंट होगा तो थोड़ा सबस्ट्रेट ज्यादा लगेगा, तो वी मैक्सिमम थोड़ा लेट आएगा, आएगा जरूर, लेकिन थोड़ा, लेकिन आपने क्या इंक्रीज किया, तो बोलो अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो केएम भी तो बढ़ेगा, लेकिन वी मैक्सिमम में कोई चेंज, पहले भी वी मैक्सिमम जहां था वहीं आ रहा है, हाँ या ना, लेकिन क्या बढ़ा, तो सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो बोलो केएम बढ़ेगा, क्योंकि केएम हम उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कहते हैं जिस पर वी मैक्सिमम का हाफ अचीव हो जाता है, वी मैक्सिमम का हाफ अचीव हो जाता है। सही है बात या नहीं। तो इसका मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में केएम जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन जो वी मैक्सिमम है उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। कोई प्रॉब्लम, बढ़ू आगे, यहां तो कोई दिक्कत। चलो फिर,
नॉन कॉम्पिटेटिव की तरफ चलते हैं अभी, है ना। नॉन कॉम्पिटेटिव में पहले हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल को। नॉन कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल पहले पढ़ते हैं, रिवर्सिबल बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोलो एंजाइम है ये, एंजाइम की एक्टिव साइट है। एंजाइम और एंजाइम की क्या है, एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए रेडी है, बोलो सबस्ट्रेट। आज सबस्ट्रेट खुश है, पूछो क्यों। क्योंकि जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट जैसा नहीं दिख रहा, तो इनहिबिटर खुश है कि आज तो भाई जाके मैं जुड़ूंगा एक्टिव साइट पे और काम करवाऊंगा बढ़िया। हाँ या ना, यस और नो। लेकिन बताइए एंजाइम में एक ग्रुप होता है सल्फा हाइड्रल ग्रुप, मतलब मल्टीपल ग्रुप होते हैं ऐसे ही सल्फा हाइड्रल, जो कि डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। जब पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ बोलते हैं ना हम, तो चेन जब क्रॉस करती है तो आमने सामने के अमाइनो एसिड जुड़ते हैं यहां से एसएच ग्रुप से, जिससे पॉकेट्स बनती हैं। हाँ या ना। अब ये पॉकेट्स हैं, इन पे जाके जुड़ेगा कौन, सबस्ट्रेट खुश है कि भाई आज मेरा इनहिबिटर मेरे जैसा, आज तो एक्टिव साइट सिर्फ, ये इनहिबिटर जो है ना बच्चे, ये जाके जुड़ता है किससे, सल्फा हाइड्रल ग्रुप से, और एक्टिव साइट्स को परमानेंटली तोड़ देता है। मतलब ये वो प्लेयर है जो पढ़ते पढ़ते सो जाता है, नहीं ऐसे करके गर्दन पे इसने लगा रखी है सपोर्ट कि नीचे ना गिर जाए। बच्चे ऐसे हालात क्यों पैदा कर लिए आपने, थोड़ा तो एक्टिव रहिए। कल ही समझाया था, ट्रांजिशन फेज में हो, स्कूल के रहे नहीं, कॉलेज पहुंचे नहीं, तो यहाँ एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, लो। हाँ, लेकिन हालात देखो स्टेबल हो रखे हैं। एनर्जी लेवल डाउन डाउन जा रहा है हमारा, बोलो ऐसे। तो बोलो जो एक्टिव साइट्स हैं क्या है, बोलो परमानेंट क्या हो गई हैं, डैमेज। जुड़ लो, कहां जुड़ना है, बोलो ये वो प्लेयर है जो म्यूजिकल चेयर वाले गेम में चेयर पे बैठता भी है और उसको तोड़ता भी है। सही है बात या नहीं। अब आप सोचो एक एंजाइम में 10 एक्टिव साइट है, 10 में से 3 तोड़ दी हमने, कितनी बची, वी मैक्सिमम कम हो गया। वी मैक्सिमम, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। इसके अगर एंजाइम के एग्जाम्पल की आप बात करो ना, इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप बात करेंगे साइनाइड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम, ईटीएस का कॉम्प्लेक्स नंबर 4, याद है या नहीं है। साइनाइड अटैच टू द कॉपर सेंटर of the cytochrome C oxidase and block the ETS permanently. So cyanide is death causing for us or the aerobic organisms. पढ़ा था ये नहीं पढ़ा था। और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था बच्चे ईटीएस में, और मैंने कहा था पालक में है ना एक अल्टरनेट एंजाइम प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का, याद है आपको या नहीं। अगर बच्चे साइनाइड वाला इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव होता तो शायद कोई दूसरा केमिकल सेल के अंदर ज्यादा बढ़ा के हम इसको रोक सकते, लेकिन ये परमानेंट डैमेज करता है, इसलिए साइनाइड डेथ कोजिंग है, इसका कोई ऑप्शन। क्लियर है बात या नहीं। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ खींच लें तो, अरे भाई आपको मेरी बातें समझ तो आ रही हैं, पता चले कि यस सर करते ही रह गए बस, बातें एनसीईआरटी की हैं बच्चे सारी। आप बताइए कि जब हम इसका ग्राफ खींच लेंगे तो ऐसे आया ना ग्राफ, सही है। ये क्या है, और ये वी मैक्स बाय, सीधी नहीं खिंच रही लाइन यार, वी मैक्स बाय
ये क्या है? तो वी मैक्स बाय, सही है बात या नहीं? और ये रिएक्शन है बोलो विदाउट इनहिबिटर, सही है। अब बताओ रिएक्शन में आ गया इनहिबिटर, कौन आ गया और कैसा आया? नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल, तो बोलो वी मैक्सिमम कम कर दिया इसने, वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम कम कर दिया, क्योंकि एक्टिव साइट के नंबर कम कर देता है ये, है ना। अब बताओ कि भाई जब आप इसका ग्राफ खींचोगे ना तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, हाँ या ना? बोलो वी मैक्स क्या हो गया? तो बोलो फिर वी मैक्स बाय हाफ भी कम हो गया, क्योंकि पहले वी मैक्सिमम आप ले रहे थे यहां से यहां तक का और इसका हाफ पढ़ रहे थे, अभी आप वी मैक्सिमम ले रहे हो यहां से यहां तक का, तो इसका हाफ पढ़ोगे, सही है बात या नहीं? तो विद कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, बोलो ऐसे, विद कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सॉरी, कॉम्पिटिटिव में तो के एम बदलता है, बढ़ जाता है, और वी मैक्सिमम में कोई चेंज, और यहां क्या हो रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव में, बोलो के एम में कोई चेंज, तो बोलो के एम नो चेंज, लेकिन वी मैक्सिमम डिक्रीज हो जाता है। समझ पाए बात या नहीं? यस और नो, यस और नो, समझ आई ये बात या ऊपर से गई? पक्का ना? अरे डाउट ही नहीं आ रहा तुम्हें कोई? हाँ तो एक ही बात है, वी मैक्सिमम कम होना मतलब सैचुरेशन, पहले 10 एक्टिव साइट थी, अब 7 है, तो 7 जल्दी भरेंगे या 10? कह रहा 10। खुद के डाउट में खुद ही कंफ्यूज है। नाया कर, तेरे को कितनी बार तो बोला है मैंने। चलो, मेरे को तो यार बोल रहा है, कह रहा मेरा ध्यान वहां था यार। आरडीएक्स आ गया, आरडीएक्स कह रहा है कि कोई डाउट नहीं आ रहा है सर। चलो, तो भाई इस लैपटॉप में मत फट जाना। आरडीएक्स वैसे भी खतरनाक होता है नहीं। चलो आगे बढ़े, नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल की बात करते हैं अब, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं, बोलो ये मिलता है इन एलोस्टेरिक एंजाइम्स, किसमें मिलता है? नॉन कॉम्पिटिटिव, बोलो ऐसे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल पढ़ के आ गए। रिवर्सिबल पढ़ने के लिए हमें स्पेशल टाइप ऑफ क्या पढ़ना होता है? एंजाइम पढ़ना होता है। अब स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम है, इसके बारे में समझाऊं मैं आपको कि जैसे मान लो ये तो एक्टिव साइट है, क्या है? ये एंजाइम है, और एंजाइम की ये साइट कौन सी साइट है? बोलो एक्टिव साइट। लेकिन इन एंजाइम्स में क्या होता है कि एक्टिव साइट के अलावा भी एक साइट होती है, बोलो ऐसे, एक्टिव साइट के अलावा भी एक, बोलो अदर देन एक्टिव साइट, एडिशनल साइट, इस साइट का नाम है बोलो एलोस्टेरिक साइट, और ऐसे एंजाइम को बोलेंगे बोलो एलोस्टेरिक एंजाइम। बताओ एंजाइम सब में एक्टिव साइट होती है, एलोस्टेरिक साइट सब में नहीं होती। इसका मतलब एक्टिव साइट फाउंड इन ऑल एंजाइम्स, बट एलोस्टेरिक साइट इज नॉट फाउंड इन, यस और नो, यस और नो। बोलो एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ने वाले केमिकल्स को कहा जाता है मॉड्यूलेटर, क्या कहा जाता है? मॉड्यूलेटर दो टाइप के याद करने हैं, बोलो एक तो याद करने हैं पॉजिटिव मॉड्यूलेटर और एक याद करने हैं नेगेटिव, सही है। जो नेगेटिव मॉड्यूलेटर होते हैं बोलो वही तो इनहिबिटर होते हैं, क्योंकि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज करते हैं, हाँ या ना? जो नेगेटिव मॉड्यूलेटर होते हैं वही तो इनहिबिटर होते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, मतलब कम कर देते हैं। पॉजिटिव जुड़ेगा तो बढ़ाएगा, नेगेटिव जुड़ेगा तो, अगर नेगेटिव मॉड्यूलेटर जुड़ गया बोलो ऐसे, तो जो एक्टिव साइट्स है वो बताओ टेम्परेरीली डैमेज होंगी,
बोलो टेम्परेरी डैमेज। सही है, क्योंकि जैसे हटेगा कौन तो फिर नॉर्मल। नेगेटिव मॉड्यूलर जुड़ गया डैमेज, नेगेटिव मॉड्यूलर हट गया नॉर्मल। तो इसका मतलब ये रिवर्स होता रहता है बार बार। नेगेटिव मॉड्यूलर जुड़ गया एक्टिव डैमेज, हट गया नॉर्मल, जुड़ गया डैमेज, हट गया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अब इसमें एग्जाम्पल पढ़ो। एग्जाम्पल में आपको मैं बताऊं, सबसे पहले एग्जाम्पल आपने दोनों ही इसके पढ़ रखे हैं अच्छे से। एक तो एग्जाम्पल है, बोलो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रक्टोज, एंजाइम काम करता है बोलो फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज इन शॉर्ट। और इस रिएक्शन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कन्वर्ट्स इनटू एडीपी। ग्लाइकोलाइसिस की 3 नंबर की रिएक्शन थी। आप बताइए पीएफ के एंजाइम के लिए एटीपी इज नेगेटिव मॉड्यूलेटर ऑफ पीएफ के। पीएफ के एंजाइम के लिए एटीपी कैसा मॉड्यूलेटर है? मतलब एटीपी जुड़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी। सीधे बैठो पे, सीधे लटकना नहीं है। आई कांटेक्ट कंपलसरी सबका। हाँ इधर। अब आप बताओ कि एटीपी इज नेगेटिव मॉड्यूलेटर, हाँ या ना? एक को छोड़ के, मतलब आई कांटेक्ट कंपलसरी एक को छोड़ के। समझ रहे हैं? अब बच्चे को ये लगता है अच्छा ये वाला एटीपी नेगेटिव मॉड्यूलेटर, बोलो ना, ये दोनों तो सबस्टेट हैं। बोलो बोलो ये दोनों तो, वो ये वाला एटीपी नहीं है। फिर पूछो कौन सा? बोलो एक्सेस अमाउंट ऑफ एटीपी इन सेल। एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप मान लो ये एक हमारे पास सेल है। क्या है? इस सेल में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। एंजाइम काम कर रहा है पीएफ के, और यहां एक एटीपी कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में। ये तो रिएक्शन चल रही है। लेकिन इसके अलावा सेल के साइटोप्लाज्म में और भी एटीपी प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा एटीपी प्रेजेंट है, हाँ या ना? तो एटीपी की अमाउंट ज्यादा है। तो ये जो एक्स्ट्रा एटीपी है ना, जो रिएक्शन में काम, ये वाला जो एटीपी है, ये एटीपी नेगेटिव मॉड्यूलेटर का काम करता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ एटीपी, जब जरूरत से एटीपी क्या हो। बोलो एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और सेल के अंदर एटीपी के अमाउंट क्या है? सेल में एटीपी की अमाउंट क्या है? तो भाई सेल अनस्टेबल हो जाएगी ना। तो फिर एटीपी जाके इस एंजाइम पर जुड़ता है, तो भाई धीरे हो जा। एटीपी पहले ही क्या है? नेगेटिव मॉड्यूलेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस स्लो चलता है। ग्लाइकोलाइसिस स्लो चलेगा तो बोलो लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल ईटीएस भी स्लो हो जाएगा और एटीपी कम बनेगा। अब नेगेटिव मॉड्यूलेशन से आपने प्रोसेस स्लो कर दिया, एटीपी कम कर दिए, धीरे धीरे सेल में एटीपी के नंबर कम हो गए। अब सेल में बोलो एएमपी और एडीपी के नंबर बढ़ गए। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इज पॉजिटिव मॉड्यूलेटर फॉर पीएफ के। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और जैसे सेल के अंदर एडीपी और एएमपी की अमाउंट क्या हुई? ज्यादा। और एटीपी की अमाउंट क्या हुई? अब ये जाकर जुड़ने लगे और एंजाइम को इंडक्शन मिला कि भाई भागो, एटीपी कम है तो स्पीड बढ़ गई। अब बच्चा कहता है एटीपी कम तो स्पीड ज्यादा, एटीपी ज्यादा तो स्पीड। और बोलो अगर एटीपी के नंबर मॉडरेट है, ना जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से, तो एंजाइम नॉर्मल काम करता है, ना एटीपी जुड़ता है ना एडीपी जुड़ता है, मस्त चलता है सब काम। इसका मतलब अगर कोई नहीं जुड़ रहा तो एंजाइम नॉर्मल फंक्शनिंग करेगा, एटीपी जुड़ेगा तो स्लो, एडीपी या एएमपी जुड़ेगा तो फास्ट। हाँ या ना?
इसीलिए आप इस एंजाइम को पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। सही है बात या नहीं? दूसरा जो एग्जाम्पल आपको याद करना है, वो एग्जाम्पल याद करना है, बोलो ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहां बताओ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोडक्ट है, ग्लूकोज सबस्ट्रेट है, एंजाइम काम करता है हेक्सोकाइनेज। एंजाइम कौन सा काम करता है? और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोडक्ट है ना बच्चे, वो प्रोडक्ट आकर किस पे जुड़ेगा? वो किस पर आकर जुड़ेगा? हेक्सोकाइनेज पर। कहां पर? सही है बात या नहीं? तो बोलो हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी। सही है बात या नहीं? बताओ, रिएक्शन का प्रोडक्ट ही एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहा है। सही है बात या नहीं? रिएक्शन का प्रोडक्ट ही एंजाइम की, बोलो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, बोलो फीडबैक, बोलो रेट्रो इनहिबिशन। क्या बोलेंगे आप? प्रोडक्ट इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, या फिर पूछो फीडबैक या रेट्रो क्यों? हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा तो बोलो हमने पढ़ा ग्लूकोज, ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट, से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। यहां एंजाइम काम करता है पीएफ के और एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में। यहां काम करता है हेक्सोकाइनेज। सही है, और यहां भी एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है। इसे फीडबैक क्यों कहते हैं? सुनना बात ध्यान से। बोलो थर्ड नंबर एंजाइम को एटीपी ने रोक दिया काम करने से कि भाई रुक जा, तो बोलो ये रिएक्शन स्लो हो गई, हाँ या ना? जब ये रिएक्शन स्लो हो गई तो पीछे वाली रिएक्शन तो नॉर्मल चल रही है, तो धीरे धीरे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अमाउंट और वो एक्सेस अमाउंट किसको रोकेगी? और बोलो थर्ड रिएक्शन का फीडबैक है फर्स्ट रिएक्शन। पहले थर्ड रिएक्शन इनहिबिट होती है, उसके बाद, इसलिए मैंने, आप देखो, इनहिबिटर पहले थर्ड पढ़ाया फिर फर्स्ट, क्योंकि पहले थर्ड नंबर रिएक्शन का क्या होगा, और जब थर्ड नंबर रिएक्शन स्लो हो जाएगी तो बोलो फर्स्ट नंबर भी, तो थर्ड नंबर रिएक्शन का फीडबैक ही है कौन? इसलिए इसको फीडबैक या रेट्रो इनहिबिशन कहते हैं। क्लियर है बात आपको? हाँ या ना? चलो फिर गर्दन सबकी ऊपर। चलो ठीक है, हो गया जी चैप्टर आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूंगा मैं एनाटॉमी यहीं से ही। हाँ जी।